हे वेलकम बैक एवरीबॉडी इन दिस वीडियो। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर मोटिवेशन एंड इमोशन। इसके बारे में और भी पहले एमसीक्यू अपलोड किए थे, बट दिस इज अगेन न्यू एमसीक्यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली आज के इस वीडियो में मैंने जो एमसीक्यू सिलेक्ट किए हैं, दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम सिसरेली वाइट बुक। सिसरेली वाइट में जो मोटिवेशन एंड इमोशन चैप्टर है उससे मैंने एमसीक्यू लिए हैं और इसके बाद और भी जो एमसीक्यू हैं वो भी आपको मिलेंगे। सो अगर आप नए हैं एंड इफ़ यू वांट टू लर्न द बेसिक थ्योरी एंड इफ़ यू वांट टू लर्न बेसिक एमसीक्यू, सो यू कैन वॉच दिस वीडियो। अगर आपने पहले से सारा कुछ पढ़ रखा है, आपको आता है, तो फिर आप इसको ना देखें, बट फ्रॉम इनिशियली अगर आपको समझना है तो आप इसको देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यू हैं। यहाँ पर जो एमसीक्यू हैं ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस करने के लिए हैं एंड ये एमसीक्यू आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, बेसिकली साइकोलॉजी के एग्ज़ाम के लिए। एंड यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि यही एमसीक्यू पूछे जाएंगे। सो द पॉइंट इज़ दैट जब हम बेसिकली स्टडी करते रहते हैं तो हमें पता चल जाता है कि क्या कैसी चीज़ें हैं और फाइनली एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाते हैं। सो आप मेरे साथ जुड़े रहें और चीज़ों को सीखते रहें। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट मोटिवेशन इज द प्रोसेस बाय विच एक्टिविटीज आर ब्लैंक एंड ब्लैंक टू मीट अ पर्सन्स फिजिकल और साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोटिवेशन जो प्रोसेस है उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं। अब ऑप्शन में समझना है कि क्या होगा। एक्टिविटीज़ होती हैं और क्या करती हैं, जो कि किसी व्यक्ति के फिजिकल और साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट को पूरा कराती हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेप्स हैं। तो आंसर में आप देखेंगे 1, 2, 3, इस तरह से सभी में यहाँ पे आपको 3 पॉइंट मिल रहे हैं। सो जस्ट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ब्लैंक मैंने क्वेश्चन में लिए हैं, यहाँ पे 3 ब्लैंक है, मतलब एक ब्लैंक कॉमा फिर से एक ब्लैंक, उसके बाद फिर से एक ब्लैंक, 3 ब्लैंक आएंगे। दैट वाज द मिस्टेक द टाइम ऑफ टाइपिंग। सो हमें ये बताना है कि मोटिवेशन की जो प्रोसेस है उसमें एक्टिविटीज़ को जो किया जाता है वो क्या है, यहाँ पर आपको बताना है, जिसके थ्रू इंसान की फिजिकल और साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली मोटिवेशन की डेफिनेशन से लेकर क्रिएट किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप बुक को पढ़ेंगे तो बुक में जो शुरुआत में डेफिनेशन दे रखी है मोटिवेशन की, वहीं से इस क्वेश्चन को क्रिएट किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि मोटिवेशन की जो डेफिनेशन है उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि जो मोटिवेशन है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम डायरेक्ट होते हैं और हम कॉन्टीन्यूअस चीज़ों को करते रहते हैं, और जिससे क्या होता है कि लोगों की फिजिकल और साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं। सो आपको ये ध्यान रखना है कि मोटिवेशन इज द प्रोसेस बाय विच एक्टिविटीज़ आर स्टार्टेड, डायरेक्टेड एंड कंटिन्यूड टू मीट अ पर्सन्स फिजिकल और साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट। बेसिकली ये बहुत अच्छी बात है। जब भी आप मोटिवेशन की बात करते हैं, जैसे आप यूट्यूब पर जब मोटिवेशन जाके देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एज आपने मोटिवेशन वीडियो देखा, आप चीज़ों को इनिशिएट तो कर लेते हैं, शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक आप उस पर आगे नहीं फोकस कर पाते हैं और कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे और भी कई तरीके के अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, कई चीज़ें होती हैं। सो मोटिवेशन, रियल मोटिवेशन कब कहलाता है? जब चीज़ें हम शुरू करें और चीज़ें आगे बढ़ें और कंटिन्यूअस होती रहें, तब वो रियल मोटिवेशन होता है। तो आप इसे अच्छे से समझ जाइए और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो मोटिवेशन शब्द है ये आपके लैटिन वर्ड से बना हुआ है। कहाँ से? लैटिन जो लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज से ये बना हुआ है, जिसका मतलब होता है, मतलब लैटिन लैंग्वेज का जो वर्ड है मूवर, MOVRE, इससे लिया गया है और जिसका मतलब होता है मूव, आगे बढ़ना। बेसिकली मोटिवेशन के बाद हम क्या करते हैं? आगे तो बढ़ते हैं ना, है ना। यानी मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट करते हैं और कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है इफ़ अ पर्सन कैरीज आउट अ बिहेवियर टू रिसीव एन आउटकम that is separate from the person, this is known as।
जब आप मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको याद होगा कि आपने एक्सटर्नल मोटिवेशन एंड इंटरनल मोटिवेशन के बारे में पढ़ा होगा। तो ये क्वेश्चन उसी को लेकर क्रिएट किया गया है एंड पूछा गया है कि इफ़ अ पर्सन कैरीज आउट अ बिहेवियर, कोई पर्सन बिहेवियर करता है टू रिसीव एन आउटकम, यानी किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, दैट इज सेपरेट फ्रॉम द पर्सन, यानी उससे संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी करना चाहता है ना, तो वो किस तरह का मोटिवेशन होता है। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है कि जो चीज़ हमसे ना जुड़ी हो, हमारे इंटरेस्ट की ना हो, हम ना करना चाहते हो फिर भी करते हैं, तो वहाँ पर होता है बेसिकली आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब जो बाहर का मोटिवेशन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है वो कोई जॉब करता है एज, मान लीजिए वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है, बट रियलिटी इज दैट कि वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब नहीं करना चाहता है लेकिन फिर भी करता है बिकॉज ऑफ सम अमाउंट ऑफ मनी, यानी सर्टेन मनी को पाने के लिए। तो वो जो मनी है उस पर्सन के लिए क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है, एक्सटर्नल रिवार्ड है, उसे पाने के लिए वो जॉब करेगा। ठीक है, सो अब आप समझ गए होंगे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है, इंटरनल मोटिवेशन वो मोटिवेशन होता है जहां पर इंसान खुद से काम करना चाहता है भले ही उसे बाहरी तौर पर कोई भी रिवार्ड न मिले। मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन सोशल सर्विस करना चाहता है तो वो सोशल सर्विस करेगा भले ही लोग उसको अप्रिशिएट करें या न करें, या फिर बाहर से उसको रुपए मिले न मिले, उससे मतलब नहीं होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हम जानवरों को मतलब अपने घर में कई बार रखते हैं, हमें अच्छा लगता है, इट्स अवर इंट्रिंसिक मोटिवेशन कि यार आई लाइक इट, सो मैं सब कुछ करता हूँ उनके लिए, है ना। तो इस तरह से एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है और इंटरनल मोटिवेशन होता है। मैं आपको थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि हमें हमारी लाइफ में इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल दोनों की नीड होती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई एक्सटर्नल मोटिवेशन ख़राब होता है, ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि समय कैसा है, हमारी लाइफ में क्या नीड है। एज ए स्टूडेंट कई बार होता है कि हम कोई भी प्राइवेट काम नहीं करना चाहते हैं लेकिन फिर भी करना पड़ता है बिकॉज ऑफ रिवार्ड दैट इज मनी, करना पड़ता है। तो एक टाइम तक हम पैसों के पीछे प्राइवेट काम कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल हम जो बनना चाहते हैं लाइफ में उस पर फोकस करना चाहिए। बेसिकली होता क्या है, जब हम इंटरनल मोटिवेटेड होते हैं किसी कार्य को करने के लिए तो उस कार्य को हम जल्दी से अचीव कर लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पापा चाहते हैं कि आप IAS बन जाएं, लेकिन आप रियलिटी में प्रोफेसर बनना चाहते थे, तो पापा का कहने से आप IAS बन सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप उतना लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे जितना कि प्रोफेसर बनने पर, है ना। और भी चीज़ें हो सकती हैं। सो बेसिकली इन चीज़ों को ध्यान रखिए। जब भी आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो आज से ही आप ये शुरू कीजिए कि ये सोचना शुरू कीजिए कि हम कभी काउंसलिंग करेंगे तो कैसे चीज़ों को डील करेंगे। कभी भी कोई भी चीज़ पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति पर कार्य नहीं करती है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कहानी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बेसिकली आपको अभी से अपना इंसाइट डेवलप करना है, अपना नज़रिया डेवलप करना है चीज़ों को समझने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर था दैट वाज द ऑप्शन थर्ड, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहा गया है विलियम मैकडूगल ओरिजिनल रिसर्च ऑन इंस्टिंक्चुअल motivation proposed a total of blank instinct of for humans whereas later research believed there were blank। तो ये आपके इसी चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है। विलियम मैकडूगल को जो स्टडी था उसको लेके ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है कि विलियम मैकडूगल ने जो टोटल नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट बताए थे ह्यूमंस के लिए वो कितने थे, 18 थे, लेकिन बाद में माना गया था कि मतलब ये थाउजेंड्स के लगभग होते हैं। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछ लेना चाहता हूँ, आपने भी कई बार पढ़ा होगा, आपको बताना कि इंस्टिंक्ट क्या होता है। दिस इज फॉर यू, आप बताइए इंस्टिंक्ट क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें कहा गया कि व्हाट मोटिवेशनल थ्योरी रिलाइज हैवीली ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। इनमें से कौन सी ऐसी थ्योरी है जो कि होम्योस्टेसिस पर भी रिलाई करती है, ये बताना है। सो बेसिकली इंस्टिंक्चुअल थ्योरी जो कि इंस्टिंक्ट बेस होती है, नीड फॉर एफिलिएशन थ्योरी, लोगों से एफिलिएट होने की नीड होती है, और नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी एंड ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। यहाँ पे चीज़ें आपको दी गई हैं।
तो अगर इसको आप समझना चाहते हो तो सच ये है कि आपको इसका आंसर समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, और ये भी पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो पहले तो मैं आपको जल्दी से बता दूं कि होम्योस्टेसिस क्या है। देखिए, होम्योस्टेसिस का मतलब एक टेंडेंसी होती है हमारे बॉडी में, एक प्रवृत्ति होती है, यानी टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, यानी हमारी बॉडी की टेंडेंसी टू मेंटेन आ स्टेडी स्टेट। ठीक है, यानी एक बैलेंस स्टेट को मेंटेन करने की हमारी बॉडी को नीड होती है। जैसे मान लीजिए, इफ़ यू फीलिंग थर्स्ट, आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीना चाहते हैं, हंगर फील करते हैं तो आप खाने की तलाश करते हैं, है ना। मतलब हमारी बॉडी अपने आप को एक बैलेंस स्टेट में रखना चाहती है। सो हम कह सकते हैं कि होम्योस्टेसिस जो है हमारे बॉडी को यानी फिजिकली रूप से बैलेंस रखना चाहती है। और जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी भी तो यही करती है ना कि हमारे बॉडी में जब कोई ड्राइव होती है तो हम ड्राइव को रिड्यूस करना चाहते हैं, यानी हंगर ड्राइव अगर प्रोड्यूस हुआ है तो उसको हम रिड्यूस करना चाहेंगे। सो बेसिकली पॉइंट इज दैट कि जो मोटिवेशनल थ्योरी आपकी है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ये आपके होम्योस्टेसिस पर डिपेंड करती है, क्योंकि होम्योस्टेसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कहता है कि हमारी बॉडी को फिजिकली रूप से एक बैलेंस मेंटेन करने की नीड होती है, और वही हमारा ड्राइव रिडक्शन थ्योरी भी कहता है। सो आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही होगा। इसके बाद यहाँ पे और जो ऑप्शन है उसके बारे में भी समझेंगे। आगे कुछ क्वेश्चन है उसमें आप क्लियर हो जाएंगे कि नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी क्या है और नीड फॉर एफिलिएशन थ्योरी क्या है। तो आगे देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है पीपल हाई इन द नीड फॉर ब्लैंक वांट टू बी लाइक्ड बाय अदर्स एंड आर गुड टीम प्लेयर्स। सो आपको यहाँ पर ये बताना है कि ऐसे लोग, जिन लोगों में नीड होती है, किस चीज़ की नीड होती है जहाँ पर लोग चाहते हैं कि दूसरे उनको लाइक करें और गुड टीम प्लेयर्स भी हों। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको बता दूं, मैक्स क्लीलैंड ने अपनी थ्योरी में 3 साइकोलॉजिकल नीड को डिफाइन किया था। ध्यान रखना है, किसने? मैक्स क्लीलैंड ने। जो मैक्स क्लीलैंड का आपने नाम सुना होगा, मैक्स क्लीलैंड ने अपने थ्योरी में 3 साइकोलॉजिकल नीड को डिफाइन किया था। जो 3 साइकोलॉजिकल नीड थी उसमें एक नीड होती है एफिलिएशन, यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, एक होता है एफिलिएशन, और एक नीड होती है पावर, और एक नीड होती है अचीवमेंट। ये जो 3 यहाँ पर नीड लिखी हैं, ये 3 साइकोलॉजिकल नीड हैं जिसको मैक्स क्लीलैंड ने अपने थ्योरी में बताया था। सो अब हमें समझना है कि इन तीनों में अंतर क्या है। सो फर्स्ट यहाँ पर जो ऑप्शन में दी गई है इसमें हम देखेंगे अचीवमेंट। अचीवमेंट में लोगों को स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है सफल होने की, और किस तरह की चैलेंजेस, गोल को वो पूरा करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। दूसरा है पावर। पावर नीड में लोगों को ये नीड होती है कि वो दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दूसरे हमारे अंडर में रहें। एफिलिएशन में जैसा कि नाम लिखा है वैसे सभी हैं, ईजिली हैं। एफिलिएशन में क्या होता है कि इस तरह के जो लोग होते हैं ये चाहते हैं कि दूसरे उनको लाइक करें, है ना। और जब ये भावना रखते हैं कि दूसरे उनको लाइक करें तो उनका जो ग्रुप होता है वो भी अच्छा होता है। सो अब हम समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो कहा गया था उसके बेस पे पीपल हाई इन द नीड फॉर एफिलिएशन, यानी जिन लोगों को एफिलिएशन की नीड है वो चाहते हैं कि दूसरे उनको लाइक करें और वो गुड टीम प्लेयर्स भी होते हैं। तो इस तरह से इसमें आपका ये सही आंसर आएगा, थर्ड एफिलिएशन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहा गया है अकॉर्डिंग टू रिसर्च बाय कैरोल ड्वेक विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट फ्रेज टू रीइंफोर्स अ चाइल्ड बिहेवियर। तो यहाँ पर आपको मैं सीधा बता दूँ, जो कैरोल ड्वेक थे ये मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने अपने थ्योरी में बताया था कि जब हम कभी किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो अप्रिशिएट करने के तरीके से पता चलता है कि वो पर्सन कितना मोटिवेटेड हो जाएगा या कितना अच्छा फील करेगा। इसको लेके इन्होंने इसके बारे में बात की थी। सो ये बताना कि ये कौन सी फ्रेज ऐसी है जो कि कैरोल ड्वेक के अनुसार किसी बच्चे के बिहेवियर को रीइंफोर्स करेगी। सो बेसिकली मैं आपको बता दूं, कैरोल ड्वेक ने ये कहा था कि जब हम किसी को अप्रिशिएट करना चाहें तो उस पर्सन ने जो सफलता हासिल की है, जो उसने सक्सेस गेन की है,
या फिर उसने जो एबिलिटी गेन की है उस चीज़ को अकेले अप्रिशिएट करने के बजाय हमें उसके एफर्ट और उसका जो मेथड है उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। आप खुद सोचिए, अगर मैं आप से जैसे मान लीजिए आपने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया और मैं आपसे कहूँ वाह वेरी गुड, शाबाश तुमने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन इसकी बजाय अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वेरी गुड, आपने जिस तरह से मेहनत की है इस दौर में, जिस तरह से अपने फैमिली को देखते हुए मेहनत की है और जिस तरह से अपने टाइम को यूज किया है, ये बहुत अच्छी बात है, गुड जॉब, गुड लक। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। आप सोचिए कि आप जब सफल होते हैं कभी, तो आपके जो आसपास के लोग होते हैं उनको उनका एक तरीका होता है कि वो आपको कैसे अप्रिशिएट करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे अप्रिशिएट करते हैं कि बात दिल पर पहुंच जाती है, वाह मतलब इतने अच्छे से मेरे को समझा इन्होंने, है ना। सो पॉइंट इज दैट कि कैरल ड्वेक का ये मानना था कि अगर किसी को अप्रिशिएट करना हो तो हम केवल उसकी सफलता एबिलिटी को अप्रिशिएट करने की बजाय हम उसके जो मेथड जो रहा है, उसका जो एफर्ट रहा है, उसको भी अप्रिशिएट करें। तो अब आप समझ सकते हो कि इसमें जो सही आंसर है वो क्या होगा। इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन फर्स्ट, आई एम प्राउड ऑफ द वे यू ट्राइड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। यानी मुझे आप पे प्राउड है कि जिस तरीके से आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। और जबकि यहाँ पे ये जो अदर ऑप्शन है, यहाँ पे सिंपल तरीके से बस उसकी जो सफलता है उसको लेकर उन्होंने बोल दिया गुड, वेल डन, गुड जॉब, ऐसा वैसा ऐसा। लेकिन हम उसके मेथड को भी अगर अप्रिशिएट करें तो ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा अच्छे से रिइंफोर्समेंट होता है। तो आप ऐसे ही बेसिकली छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। कैरल ड्वेक का नाम याद रखिएगा, इन्होंने बेसिकली क्या बताया था इसको भी याद रखिएगा। और भी चीज़ें हैं, मेरे साथ आप जुड़े रहें और जो मैंने प्लेलिस्ट शेयर की है उसको भी आप देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।